Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 3, features, problems and policies of agriculture. So students, इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जब हम लोग एक्चुअली हमने जब पहले जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने एग्रीकल्चर स्टडी किया था, वो हमने कब किया था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिशों के टाइम पर जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो उस टाइम पर कैसा था, क्या था, तब क्या उसके ऊपर इफेक्ट डले, तो वो सब हमने किए थे। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है, इसमें जो हम एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, वो हम 1950 टू 1991 तक की जो 1990 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या था, क्या उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई या क्या काम हुए, तो वो सब जो है वो इस चैप्टर 3 के अंदर एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर की फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या एग्रीकल्चर में को डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज यूज की गई एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, तो वो सब हम जो है इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, students, so importance of agriculture in the Indian economy. तो एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर की, तो क्यों इम्पोर्टेंट, एक्चुअली एग्रीकल्चर जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी स्टडी किया है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर नियर अबाउट 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। और अगर हम बात करें किसके टाइम की, बिफोर इंडिपेंडेंस के, बिफोर इंडिपेंडेंस जो ये जो थी ना, मतलब जो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके अंदर हम लोग एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो हमने पढ़ा कि क्या चीज़ थी एग्रीकल्चर में, कैसे कैसे उसको ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती थी, और एग्रीकल्चर के अंदर जो क्या था कि कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता था, तो काफ़ी कुछ हमने उस टाइम पर स्टडी किया था। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो इसके अंदर पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हम एग्रीकल्चर का देखें तो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, वो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है किसका? एग्रीकल्चर का। सो अगर हम बात करें कब के टाइम की, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 50%। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 50%। ये कितना था? 50% था। जीडीपी का में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 50%। ओके, कब? बिफोर इंडिपेंडेंस, but after independence it was 51% in 1950-51। 1950-51 के अंदर ये कितना था? ये 51% था। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 51% था। ओके, तो एंड मतलब कि जब हम बात करते हैं जीडीपी के अंदर, अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें जो डाटा है वो आपको देने होंगे कि डाटा आप दोगे तो तभी से आप इस पॉइंट को जो है क्लियर कर पाओगे कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता था। एंड अगर हम इसकी रेंज की बात करें सो इट रेंजिंग बिटवीन 51% टू 51% टू 17.4% इन डिफरेंट ईयर्स। यानी अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के अंदर अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज किस किस के बीच में थी? 51% से लेकर 17.4% के बीच में रही है।
ठीक है, 51 से क्या कितने बता रही हूँ मैं आपको, 17.4%। ठीक है, इसके बीच में ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर ये रही है। ओके, सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने आपको देखो तीन चीजें अभी आपको बताई कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो थी ये कितना था जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 50%, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज 51% इन 1950-51। okay, and it's ranging between 51% to 17.4% in different years. Okay, and it was 14.4%, 14.4% in कब, in 2018 19 2018-19 के अंदर इसका ये कितना था, 14.4%। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिक्लाइन हो रहा है जीडीपी के अंदर, इसका कंट्रीब्यूशन जो हम देख रहे हैं गिर रहा है ना। पहले 51% हुआ 51 में, और अब 18-19 में जाकर ये 14.4% हो गया, तो ये डिक्लाइन हो रहा है। बट इट डजंट इंडिकेट द डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। आप इससे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये डिक्लाइन हो रहा है तो इसका जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का यहाँ पर कम हो चुका है इकोनॉमी के अंदर। आप इसका मतलब ये है कि इट ऑफन अकर्स ओइंग टू रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर जो है वो जो है बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी भी कोई भी कंट्री जो है वो कोई भी इकोनॉमी जो है वो तभी डेवलप करती है, उसको तभी डेवलप बोला जाता है जब वहाँ पर हमारा जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर जो है वो जितना ज़्यादा डेवलप होगा और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस जितनी ज़्यादा हमारी कम होती जाती है, उतना ही वो इकोनॉमी, उतनी ही वो कंट्री जो है वो डेवलप होती जाएगी। ओके, सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की वो देख रहे हैं हम कि जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी रहा है। एंड सेकंड इज सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स, सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स। सो सप्लाई वेस्ट गुड, यस स्टूडेंट्स, वेस्ट गुड्स का मतलब, सो वेस्ट गुड्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एक तरीके से वेस्ट गुड्स क्या है, जो हमारी असेंशियल गुड्स होती हैं। ओके, जो एसेंशियल गुड्स हैं जो हमारे को अपनी लाइफ के लिए, हमारे अपनी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, हमें अपनी लाइफ चलाने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, वो वो सब क्या होती हैं, वेस्ट गुड्स। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर सप्लाई द एसेंशियल और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर जो है सेक्टर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो हमारी लाइफ के लिए जो एसेंशियल गुड्स होती हैं, जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटीज होती हैं, उनको सप्लाई करता है। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, व्हीट, राइस, पल्सेस, बाजरा, ऑयल सीड्स। ओके, तो ये वो गुड्स हैं जो कि एक सबको पता है कि ये क्या होती हैं हर एक इंसान के लिए, ये उनकी लाइफ को चलाने के लिए इनकी बहुत नेसेसिटीज हैं ये। ओके, तो ये सब कहाँ से इनकी सप्लाई होती है या कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। ओके, सो एंड इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ 121 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो है हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ 121 करोड़ के पीपल हैं इंडिया में, जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। हालांकि अब ये पॉपुलेशन जो है अब तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी ये हम यही पर अब लेके चल रहे हैं डाटा 121 करोड़ का, और आगे जब 2021 में जब दोबारा सेंसस होगा तो उस पर जब नई पॉपुलेशन का जो आएगा डाटा तब हम उसको यूज करेंगे। तो अभी हम 121 करोड़ पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन को ही लेकर उसको बताते हैं। ओके, सो सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड क्लियर हो गई आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, यस नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी,
सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अब आप यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने पीछे पढ़ चुके हैं आप सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलती थी। तो आपने उस टाइम पर देखा भी था। सो एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। एंड बिफोर कॉलोनियल रूल इट वाज 85%। यस, आप ये देखिए, ये अमाउंट आप अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि बिफोर कॉलोनियल रूल, यानी जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था हमारे यहाँ पर, तो ब्रिटिश रूल से पहले भी, ब्रिटिश रूल से पहले ये कितने थी, 85% थी। And after the independence it was 72.7%, 72.7%। ओके, तो पहले कितनी थी, कॉलोनियल रूल से पहले 85% पॉपुलेशन जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वहां पर 85% पॉपुलेशन जो थी उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वो 72.7% इन 1951। and now more than 50% of population is engaged in the agriculture sector। और अगर हम अभी भी बात करें तो इस टाइम पर एट प्रेजेंट जो है अभी भी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, यानी अभी भी हमारी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। यानी कि उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी भी कहाँ से मिल रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्रोवाइड हो रही हैं। इस तरीके से जो एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। यस, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सो अब आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स को, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको भी वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जितना जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कॉटन हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए, ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स हो गई, अच्छा शुगर मिल तो शुगर मिल्स जो होती है उनको शुगर केन दिया जाता है। तो ये सब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल वो ही प्रोवाइड करवाता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन, ठीक है, ये सब आप जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं इन सबको। एंड ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी, ग्रोथ में भी किसका कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कैसे अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो वो गुड्स कैसे बनाएंगे और कैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी। तो जब उन पे रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करेंगी। तो इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सो ये भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। यस, अगर अब हम इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी, मतलब ये क्या है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी ये करता है डिमांड, ये सोर्स है ये उसका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डिमांड का, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स के लिए। जैसे कि हम बात करें, जैसे क्या हो गया, ट्रैक्टर्स हैं, मशीनें हैं, हार्वेस्टर मशीन्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये और सब चीजें हैं, ठीक है, जो हम एग्रीकल्चर के अंदर वो यूज करते हैं। तो ये सब
कैपिटल गुड्स हैं और ये उनको कहाँ से मिलती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलती हैं। अगर मान लो अब अगर मान लो वो इन चीज़ों की डिमांड ही ना करे, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इन चीज ट्रैक्टर का यूज ना करें, मशीनों का यूज ना करें या और चीज़ों का यूज ना करें, तो जो ये इंडस्ट्रीज है ये किसके लिए प्रोडक्शन करेंगी, किसी के लिए भी नहीं कर पाएंगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जब ये डिमांड नहीं करेंगे तो वो किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे आप देख रहे हैं ट्रैक्टर हो गए, आपके मॉडर्न हार्वेस्टर्स हो गए, ओके। तो ये सब जो है, सो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी लीड टू इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी, ओके। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी इसका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी। एक्चुअली वेरियस इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड बाय इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स के द्वारा जो है ना बहुत सारे काफी सारे जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ओके। तो एक्सपोर्ट किए जाते हैं जिसके अंदर जो और इसमें क्या है आपके पास, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट के अंदर से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो होता है वो नियर अबाउट ये हमारे पास है 76% इन 2018-19, okay, 11.76%. Okay, so 2018-19 share of agriculture sector in total export of the country stood at 11.676%. अब इसका मतलब क्या है कि जितनी टोटल प्रोडक्शन, जितने टोटल गुड्स की का वो क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ओके, उसमें से ये 11.6% जो है वो कौन से प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का से गुड्स का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी उनका इसमें इतना शेयर होता है। सो इंडियन एक्सपोर्ट जो है इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे टी, जूट, कैश्यू नट्स, तम्बाकू, कॉफी, स्पाइसेस, ओके। तो ये वो कुछ है, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो एक्सपोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ये एक्सपोर्ट करते हैं बाहर तो उससे क्या होगा, बाहर के जो रिजर्व हैं, एक्सचेंज हैं, वो हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ की करेंसी हमारे पास आती है, ठीक है। हमारे जो है फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ते हैं और फिर हम उन फॉरेन रिजर्व का यूज जो है अपनी जो हमारे और दूसरी गुड्स हैं, जैसे हमने डिफेंस गुड्स जो है वो बाहर से लेते हैं, या फिर हम क्रूड ऑयल वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, या और जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें इस फॉरेन रिजर्व का यूज किया जाता है। सो इसीलिए एक्सपोर्ट आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच इंडियन नीड्स फॉर इंपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ये अब ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ही कंट्रीब्यूशन उसका रहा है, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। सो अलोंग विद इंटरनेशनल सप्लाई इट आल्सो फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडियन पीपल। ये हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करता है, उनको भी सप्लाई देता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की उनकी भी नीड्स को फुलफिल करता है। सो फार्म प्रोडक्ट आर आल्सो सप्लाइड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर अ बिलियन ऑफ पीपल, ओके। तो जितने फार्म प्रोडक्ट होते हैं वो अपने इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे इन कंट्री की, उनको भी वो प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके अंदर भी अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री।
यस, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? अब ये है क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं वहां से जो प्रोडक्ट होते हैं, तो अब वो क्या होगा, अब ये तो नहीं है कि वो जस्ट उसी एरिया में रहते हैं, उनको पूरी कंट्री में अलग अलग एरिया में उन प्रोडक्ट्स को भेजना होता है, तो वो कैसे जाएंगे? वो किसके जरिए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं। सो एग्रीकल्चर ऑल्सो सपोर्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट जो है जब हमें पूरी कंट्री में एक एरिया से दूसरे एरिया, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मतलब पहुंचाया जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। और जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इट्स मीन्स क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप होंगी। तो ये सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी। सो बाय ट्रांसपोर्टिंग their farm product in different areas of the country। तो इस ट्रांसपोर्टिंग के जरिए फार्म प्रोडक्ट को कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है पहुंचाया जाता है। सो आप देखते हैं कि बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरीज ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन इंडिया। So implying that agriculture is a significant source of demand for the transport industry। Okay, so and last is wealth of the nation। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो एक तरीके से हमारी नेशन की वेल्थ है। वेल्थ के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो एरिया है वो एग्रीकल्चर ने ही होल्ड करके रखा हुआ है। अब जैसे हम बात करें वो क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है कि वेल्थ में हम फिक्स एसेट्स को ऐड करते हैं, फिक्स एसेट लेते हैं, लाइक जैसे लैंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मेजर्स एंड माइनर्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अगर इन सबको इंक्लूड कर दे तो ये ज्यादातर किसने होल्ड कर रखा है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है इन सब चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है। इसीलिए जो है हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको क्या है, वो हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन। सो कंक्लूजन, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, सो इन कंक्लूजन we can say that agriculture plays an important role for the growth of Indian economy, as it contributes 14.4 to GDP, provide employment opportunities, or more than sport and sport industrial sector, transport industry, and also fulfill the basic needs of our country's people। तो ये हमारा क्या निकल आता है, इसका पूरा जो है कंक्लूजन निकल आता है, जो भी हमने इसकी इम्पोर्टेंस जो है डिस्कस की है। ओके, सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।